नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका BLS इंटरनेशनल स्कूल के ई लर्निंग प्रोग्राम में। मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक दिलीप कुमार। तो छात्रों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, अब हम दूसरा अविकारी शब्द पढ़ेंगे जिसका नाम है संबंध बोधक। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। सबसे पहले समझ लेते हैं कि संबंध बोधक होता क्या है, उसके बाद जानेंगे संबंध बोधक को हम कैसे पहचानते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है छात्रों, ध्यान से सुनिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। संबंध बोधक, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये संबंध के विषय में बताता है। दरअसल वे अविकारी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ लगकर, संज्ञा और सर्वनाम के साथ लगते हैं, ये ध्यान रखिएगा, संज्ञा और सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। उन्हें संबंध बोधक कहते हैं, यानी ऐसे अविकारी शब्द हैं जो कि संज्ञा और सर्वनाम के साथ लग जाते हैं और वाक्य के अन्य शब्दों से उनका संबंध बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं संबंध बोधक। उदाहरण ले लेते हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाने के लिए। देखिए, जैसे कि छत के ऊपर बंदर बैठा है। अब इसमें छत एक संज्ञा है, ठीक है। अब इस संज्ञा का दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताने के लिए बीच में हमने एक अव्यय दिया है, के ऊपर। छत के ऊपर बंदर बैठा है, तो ये हो गया संबंध बोधक अविकारी शब्द, ये है संबंध बोधक, ठीक है। दूसरा एक और उदाहरण ले लेते हैं। आइए, आज गांधी जी के विषय में बात करेंगे। तो यहां पर गांधी जी, ये संज्ञा जो है गांधी जी, गांधी जी का संबंध यहां पर इन शब्दों से बताया जा रहा है, बात करेंगे यानी कि क्रिया से, ठीक है, क्रिया से बताया जा रहा है, बात भी और बात करेंगे, ये क्रिया है पूरी, इस क्रिया के साथ में संज्ञा का संबंध बताया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संज्ञा और सर्वनाम के साथ लगकर, यानी सर्वनाम भी हो सकता है संज्ञा के अलावा, संज्ञा और सर्वनाम के साथ लगते हैं, जैसे ये लगा हुआ है के विषय में, ये एक अविकारी संबंध बोधक है, ठीक है। तो के विषय में ये एक संबंध बोधक है। इसमें ये इस संज्ञा यानी कि गांधी जी के साथ में ये अविकारी शब्द लगकर, ये संबंध बोधक लगकर इन शब्दों से संबंध स्थापित कर रहा है, संबंध बता रहा है, इसी को हम कहते हैं संबंध बोधक। संबंध बोधक कई स्थानों पर काम आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि संबंध बोधक इसी प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के साथ, के लिए, के साथ, के नीचे, के ऊपर, मतलब के उसमें बहुत ही प्रयोग होता है, ठीक है। संबंध बोधक को हम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, किस किस तरीके से प्रयोग होता है। देखिए, दिशा सूचक संबंध बोधक होते हैं जो हमें दिशा बताते हैं, जैसे कि की तरफ, के समीप। सेंटेंस आप बना सकते हैं कि दिल्ली की तरफ जाने का रास्ता यह है, तो की तरफ, ठीक है। के समीप यानी मंदिर के समीप मेरा घर है, मंदिर एक संज्ञा हो गई, ठीक है, घर है ये दूसरी जो है संज्ञा और क्रिया हो गई, ठीक है। तो के समीप भी यहाँ पर संबंध बोधक का काम कर रहा है, एक संज्ञा का दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताने में। उसी प्रकार से स्थान सूचक, इसमें स्थान का जिक्र किया जाता है, जैसे कि के ऊपर, के अंदर। काल सूचक, इसमें होता है के बाद, के पहले। समानता सूचक, समानता सूचक में संज्ञा का दूसरे शब्दों के साथ में समानता या असमानता बताई जाती है, के समान, की तरह, ठीक है, समानता बताई जा रही है। और विरोध सूचक जो होते हैं उनमें असमानता या विरोधाभासी प्रतीत होते हैं, जैसे कि के विपरीत, के खिलाफ, है ना। इसी प्रकार से संबंध सूचक होते हैं जो कि संबंध बताते हैं, जैसे कि के साथ, के संग। तुलना सूचक होते हैं जो कि दो में तुलना करते हैं आपस में, जैसे कि की तरह, की अपेक्षा। साधन सूचक के द्वारा, के माध्यम से। और विषय सूचक के विषय में, के बारे में। इस तरह से ये संबंध बोधक संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर दूसरे शब्दों से संबंध बताते हैं। यही संबंध बोधक होते हैं। पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है, की तरफ, के समीप, के ऊपर, के अंदर, मतलब इस प्रकार के इसमें शब्द होते हैं और ये अविकारी हैं, इनको बदला नहीं जा सकता है लिंग वचन काल के अनुसार, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। आइए अब एक और महत्वपूर्ण बात, अब जैसे कि मैंने बताया की तरफ, के समीप, के ऊपर, के अंदर, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई कारक चिन्ह हो। अब हम ये समझ लेते हैं कि कारक चिन्ह और संबंध बोधक में क्या अंतर है। आइए, कारक विभक्ति और संबंध बोधक के मध्य अंतर। जैसे कि कोई शब्द है, कोई वाक्य बना लेते हैं, घर में बंदर है।
अब इसमें है ये मैं, ठीक है। दूसरा है घर के अंदर बंदर है। अब देखिए, घर में बंदर है या घर के अंदर बंदर है, बात तो दोनों बिल्कुल एक ही है ना, बात में तो कोई अंतर नहीं है, चाहे घर में बंदर हो या घर के अंदर बंदर हो, बात तो कहने का अर्थ तो एक ही आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पर ये कारक चिन्ह है और यहाँ पर ये संबंध बोधक है। संबंध बोधक में आता है के अंदर, के बाहर, के ऊपर, के नीचे, इस प्रकार। और कारक चिन्ह में घर में बंदर है, ठीक है। कहाँ पर? घर में बंदर है, ठीक है। तो ये एक कारक चिन्ह है। ओके, तो यहाँ पर स्थान बताया जा रहा है तो आपको पता ही होगा ये कौन सा कारक है, ठीक है, बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये अंतर होता है कारक चिन्ह और संबंध बोधक के मध्य। एक बात और सामने आती है कि क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में क्या अंतर है। कई बार क्रिया विशेषण भी हमको संबंध बोधक जैसा ही लगता है, ठीक है। तो चलिए एक सेंटेंस और डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हम बताते हैं आपको क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। यहां मैंने लिखा क्रिया विशेषण और दूसरी तरफ मैं लिखता हूं संबंध बोधक। ये भी दोनों लगभग एक जैसे ही लगते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूं, पक्षी ऊपर उड़ रहे हैं, ठीक है। मैंने लिया पक्षी ऊपर उड़ रहे हैं, इसमें उड़ रहे हैं जो क्रिया है इसका विशेषण बता रहा है ये शब्द ऊपर, तो ये क्या हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अब दूसरा एक हम वाक्य और देखते हैं, पक्षी पेड़ के ऊपर उड़ रहे हैं। अब देखिए, यहां भी ये क्रिया है और क्रिया की यहां पर हमें ऐसा लगेगा कि विशेषता ये बताई जा रही है पेड़ के ऊपर, लेकिन यहां बेटा ध्यान रहे कि यहां के ऊपर और ऊपर इन दोनों में अंतर है। यहां पर कोई के शब्द नहीं आया, यहां पर के शब्द आया है, ठीक है। तो पेड़ के ऊपर और ऊपर में ये अंतर है, ये संबंध बोधक कहलाएगा। के ऊपर ये संबंध बोधक कहलाया क्योंकि ये एक संज्ञा का संबंध बता रहा है क्रिया के साथ में, ठीक है। तो क्रिया विशेषण और संबंध बोधक के मध्य ये अंतर होता है। तो बेटा हमेशा ध्यान रहे कि हम कई बार क्रिया विशेषण और संबंध बोधक के मध्य कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कभी विभक्ति चिन्ह और संबंध बोधक के मध्य कंफ्यूज हो जाते हैं। इन दोनों अंतरों को आप हमेशा ध्यान रखिएगा और इनको गौर करते हुए ही आप संबंध बोधक पहचानेंगे। इसमें कोई भेद या प्रकार नहीं होते हैं, ये सिर्फ संबंध बोधक होता है और कुछ नहीं। फिलहाल इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही, बात करेंगे अब अगले चैप्टर की।